गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल। हमारी आज की कक्षा में आपका स्वागत है। लेसन स्टार्ट है कैलेंडर कलाकार। कैलेंडर कलाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक रचना है। इस लेख में उन्होंने एक कैलेंडर कलाकार के माध्यम से उसकी भावनाओं, उसकी अभिरुचियों एवं उसके विचारों की अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज की बदलती हुई परिस्थिति एवं बदलती हुई मान्यताओं, दृष्टिकोणों पर चर्चा की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एक कवि ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। वे इंडिया रेडियो के संपादक भी थे और अनेक पत्र पत्रिकाओं के संपादक भी थे। पत्रकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने कार्य किया था और वे भली भांति जानते थे कि लोगों के मनों का टटोला कैसे जाता है। अपने मित्र शर्मा जी के यहाँ जब उन्होंने एक कैलेंडर बनाने वाले कलाकार से मुलाकात की तो उससे कुछ बातें की और उन बातों से उन्हें अपना बचपन याद आया। हमने लेख में पिछली कक्षा में आपको बताया कि कैसे उन्हें अपना बचपन याद आ जाता है जब वे उस कैलेंडर कलाकार से बात करते हैं। उस कैलेंडर कलाकार से बात करते हुए वे अपने बचपन की यादों में कुछ क्षण के लिए खो जाते हैं। जब वे छोटे थे तो कैसे उनके घरों में जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, क्योंकि उनका जन्म सन 1927 में हुआ था, हम आपको बता चुके हैं, तब देश आजाद नहीं था। उस समय का जिक्र उन्होंने किया है कि कैसे घरों में जब कैलेंडर आते थे महापुरुषों के, राजनीतिज्ञों के, राजनेताओं के, स्वतंत्रता सेनानियों के, तो बच्चे उनसे उत्सुकतावश प्रश्न पूछते थे। जो उनके घर में बड़े लोग होते थे वह उन प्रश्नों के उत्तर में बताते थे कि वे कौन हैं और किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस प्रकार वह अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और उनके वीरता की, उनके कार्यों की प्रशंसा सुनकर के कहीं न कहीं उन बच्चों के अंदर भी, स्वयं लेखक जिसमें सम्मिलित हैं सारे बच्चों के अंदर, यह एक भावना जागृत होती थी कि हम भी अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, हम भी जब बड़े होंगे तो अपने देश के लिए कुछ करेंगे। अर्थात ये कैलेंडर देशभक्ति की भावना जागृत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। ऐसे ही कैलेंडरों की याद को ताजा करते हुए जब वे उस कैलेंडर कलाकार से प्रश्न करते हैं कि क्या राजनीतिज्ञों के कैलेंडर बनना अब बंद हो गए हैं, तब कैलेंडर कलाकार कहता है, हाँ, लगभग बंद ही हो गया है, क्योंकि अब वैसा समय नहीं रहा, न ही वैसी लोगों की डिमांड है। उन दोनों में आगे क्या क्या बातें होती हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते, स्तंभकार ने पूछा। स्तंभकार यानी लेखक जो उससे प्रश्न कर रहे हैं। अब नेताओं के कैलेंडर क्यों नहीं चलते, इसके पहले कि कैलेंडर कलाकार कुछ कहें, शर्मा जी बोल उठे। अब इस प्रश्न का उत्तर कैलेंडर कलाकार देता, इससे पहले ही शर्मा जी अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। शर्मा जी जिनके घर पर कैलेंडर कलाकार से लेखक की मुलाकात। शर्मा जी कहते हैं, है कोई नेता ऐसा जिसका कैलेंडर आप लगा सकते हैं? अब किसी नेता का कैलेंडर लगाने, बनाने या बेचने का मतलब उस पार्टी का होना है, और पार्टी के होने का मतलब उस पार्टी की गंदगी को ढोना है। एक भी नेता आज ऐसा नहीं है जो देश का नेता हो, सब पार्टी के नेता है। आजादी से पूर्व के राष्ट्रीय नेताओं जैसा व्यक्तित्व आज किसी का नहीं है। आज हर नेता की कहानी त्याग, तपस्या और बलिदान की कहानी नहीं है, बल्कि छल, फरेब और जोड़ तोड़ की कहानी है। उनके बारे में आप अपने बच्चों को क्या बता सकते हैं और क्या करने के लिए उकसा सकते हैं? अब शर्मा जी अपने हृदय के मर्म को उजागर कर रहे हैं। यह प्रश्न उन्हें बहुत उद्वेलित करता है कि बात राजनेताओं की हो रही है। हम उन नेताओं के कैलेंडर हमारे बचपन में या पहले के लोग अपने घरों में लगाते थे जो अपने देश के नेता होते थे, अपने देश के लिए लड़ते थे, अपने देश के लिए जीते थे, अपने देश के लिए अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार है। ऐसे नेताओं का नाम गिनाते हुए पहले ही बताया जा चुका है, 19 कि इनमें महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू,
चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पटेल, अनेक नेताओं का नाम पहले ही लेखक बता चुके हैं कि कैसे उनके चित्रों में आते थे और लोग उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होते थे। अपने इसी मर्म को उजागर करते हुए शर्मा जी अपने दुखी हृदय के दुख को, अपनी वेदना को अभिव्यक्त करते हैं कि यदि आज हम कैलेंडर ले भी आए आजकल के नेताओं का, तो किसका कैलेंडर लगाएंगे? किसका व्यक्तित्व ऐसा है जिसने सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए जिया और अपने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया? आजकल के नेता देश के राष्ट्रीय नेता नहीं। उनका स्पष्ट मत था कि स्वतंत्रता पूर्व के नेता राष्ट्रीय नेता होते थे। वे राष्ट्र के लिए जीते थे, राष्ट्र के उत्थान के लिए ही प्रयासरत रहते थे और बहुत से नेताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत संघर्ष किया, अपनी जान की बाजी तक लगाई। इसलिए उनके चित्र लगाए जाते हैं। वे स्वयं प्रश्न करते हैं कि आजकल है कोई नेता जो उतना त्यागी और बलिदानी हो जिसका चित्र हम लगाएं? हम अगर किसी नेता का चित्र लगा भी लेते हैं तो पहला प्रश्न यही होगा कि हम जिस नेता का चित्र लगाएंगे उसकी पार्टी का चित्र होगा कि वह किस पार्टी का है, क्योंकि आजकल के नेता सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ते हैं। उन्हें देश हित की कोई चिंता नहीं सताती। शायद यही वजह है कि यदि हम अगर हम किसी नेता का चित्र लगा भी लेते हैं तो प्रश्नचिन्ह स्वयं हमारे ऊपर उठ जाएगा। लोग हमें उस नेता और उसके दल से जुड़ा हुआ महसूस करने लगेंगे और उस दल से जुड़ा हुआ यानी उस दल की गंदगी को उठाना। यहाँ गंदगी का मतलब उसकी गंदी विचारधारा को, क्योंकि शर्मा जी का मत है आजकल के नेता सिर्फ छल और फरेब की और जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं। ऐसे नेताओं का चित्र लगाकर भला हम क्या करेंगे? उनका व्यक्तित्व ही ऐसा नहीं है जिसके लिए हम अपने बच्चों को कुछ प्रेरित कर सकें। प्रेरित करने का मतलब कि वो महान नेता होते थे जिनके चित्र दिखाकर हम बच्चों से कहते थे कि बच्चों आप भी इनके जैसा बनने का प्रयत्न करो। पर आजकल ऐसे नेताओं की कमी हो गई है, इसलिए कोई भी नेता का चित्र कोई अपने घर में लगाना नहीं चाहते। किसी भी नेता का चित्र यदि आप लगा लेंगे तो लोग आपको उसकी पार्टी से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। और पार्टी का होना यानी उस पार्टी के गंदे सिद्धांतों के साथ खुद को जुड़ा हुआ होता है। शायद यही वजह है कि लोग अब नेताओं के चित्र नहीं लगाते। और साथ ही साथ यह डर भी कि जब उन चित्रों को देखकर बच्चे पूछेंगे तो हम उन्हें क्या बताएं? कौन सा महान कार्य उन्होंने किया जिससे प्रेरित होकर आप अपने व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण कर सकते हैं? अतः उनका साफ मत था कि हमें अपने घरों में वैसे ही कैलेंडर लगाने चाहिए, या जब हम छोटे थे तो लगाते थे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व ऐसा होता था कि वह राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित करते थे। इसलिए हम अपने बच्चों को उनके व्यक्तित्व जैसा बनने के लिए प्रेरित करते थे। शर्मा जी के इन विचारों को सुनकर आगे लेखक और कैलेंडर कलाकार में क्या बातचीत होती है, इसको सुनते हैं। इस स्तंभकार को बचपन का देखा एक कैलेंडर याद आया जिसमें गांधी और कृष्ण का साथ साथ चित्र था और उनके चित्रों के नीचे कविता में विरुदावली लिखकर दोनों में सामने दिखाया गया था। जैसे वह माखन चोर कहाते थे या नमक चोर कहलाते हैं। शर्मा जी की बातों का लेखक पर कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्हें पुनः अपने बचपन की एक घटना याद आ गई। उनके घर में एक ऐसा चित्र था जिसमें गांधी जी और श्री कृष्ण का चित्र था और दोनों के चित्रों के नीचे एक विरुदावली लिखी गई थी। उस विरुदावली में लिखा था, वह माखन चोर कहाते थे, यह नमक चोर कहलाते हैं। उस विरुदावली में गांधी जी और कृष्ण का भाव सामने दिखाया गया था। भगवान कृष्ण और गांधी जी के व्यक्तित्वों की तुलना करते हुए नीचे एक कविता जिसे विरुदावली कहा जाता था, जिसमें दो व्यक्तित्वों की तुलना करके कोई दो पंक्तियां लिखी जाती थी या एक पंक्ति लिख दी जाती थी दोनों के व्यक्तित्वों की तुलना करके, और उसमें लिखा हुआ था कि वह माखन चोर कहाते थे, यह नमक चोर कहलाते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि कृष्ण बचपन में माखन चोर थे, ये तो सब जानते हैं। वह दही की मटकियां तोड़ देते थे, अपने घर के माखन भी अपने दोस्तों को खिला देते थे और दूसरे गोपी गोपिकाओं के घरों में भी जाकर चोरी चुपके अपने दोस्तों के साथ माखन चुरा चुरा कर खाया करते थे। बचपन की उन घटनाओं के कारण ही कृष्ण को लोग माखन चोर नाम से याद करते हैं। परंतु गांधी जी को नमक चोर क्यों कहा गया?
इस प्रश्न के उत्तर में सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई घटना है। जब भारत स्वतंत्र नहीं था, अंग्रेजों का शासनकाल था। अंग्रेजों के शासनकाल में अपने देश में नमक के लिए उन्होंने कानून बना रखा था कि नमक के उत्पादन और विक्रय दोनों पर अंग्रेज सरकार बहुत बड़ी मात्रा में कर लगा देती थी, यानी टैक्स लगा देती थी। इसके कारण आम जनता को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि नमक हमारे भोजन के मूलभूत तत्वों में से एक है। नमक के लिए जो भारत सरकार का जो उस समय अंग्रेजी विक्टोरियन शासनकाल था, तो विक्टोरियन शासन की तरफ से जो नियम नमक कानून के रूप में लगाया गया, जिसके कारण भारत के लोग न तो अपनी मर्जी से नमक का उत्पादन कर पाते थे, न विक्रय कर पाते थे, और अगर करना चाहते थे तो उसके लिए इन्हें भारी टैक्स अंग्रेज सरकार को देना पड़ता था। इस अन्याय के खिलाफ गांधी जी ने आवाज बुलंद की। पहले उन्होंने लॉर्ड इरविन से बहुत समझौता करने की कोशिश की, कई बार उनसे मिले, कई बार उन्होंने समझौते का प्रयास किया, क्योंकि महात्मा गांधी अहिंसावादी नेता थे, इसलिए वो किसी ऐसे आंदोलन की ओर नहीं जाना चाहते थे जिससे हिंसा की आग भड़के। लोग आक्रोश में आए, इसलिए उन्होंने तय किया कि यदि अंग्रेजी सरकार नहीं मानती है और नमक कानून को नहीं तोड़ती है तो हम उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और इस प्रकार उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, जिसमें उन्होंने हिंसा का कोई सहारा नहीं दिया। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी विनम्रता के साथ वह उस कानून की अवज्ञा कर रहे थे, उसकी आज्ञा पालन नहीं कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे। इस कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने 78 लोगों को साथ लिया और सविनय अवज्ञा का कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में साबरमती आश्रम से डांडी तक पैदल यात्रा का उन्होंने कार्यक्रम रखा। आगे आगे पटेल जी चलते थे। पटेल जी को आप जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे आगे वल्लभ भाई पटेल चलते थे गांधी जी के साथ, और गांधी जी के विचारों से जो जो रास्ते में गांव पड़ता जाता था, गांव से लोग गुजरते जाते थे, तो सबको अपने विचारों से अवगत कराते थे कि नमक कानून क्या है, कैसे सरकार ने कर लगाया है और कैसे हम उनका विरोध कर रहे हैं। जब उनके विचारों को लोग सुनते थे, गांधी जी के इन सारे विचारों को पटेल जी आगे आगे बताते हुए चलते थे, और जैसे ही जनता उनकी बातों को सुनती थी, बहुत से लोग उस दल में शामिल हो जाते थे। इस प्रकार उनका दल बड़ा होता गया, लोग पीछे शामिल होते गए। 12 मार्च सन 1930 को यह यात्रा साबरमती आश्रम से प्रारंभ हुई और 24 दिनों तक पैदल यात्रा करते हुए, अहिंसक आंदोलन चलाते हुए, उसमें कोई हिंसा नहीं थी। फिर भी बर्बर अंग्रेजों ने अपना प्रयास किया और जगह जगह जैसे जैसे जनता जुटती जाती तो वे लाठीचार्ज उस दल पर करते जाते थे, लेकिन किसी ने उसका कोई विरोध न किया और न ही वे डरे, वे आगे बढ़ते गए। इससे अंग्रेजी सरकार हिल गई और उन्होंने अंततोगत्वा नमक कानून तोड़ दिया। नमक कानून को उन्होंने बंद कर दिया, पर इसके लिए गांधी जी का प्रयास बहुत ही सराहनीय रहा। गांधी जी सन 1930 6 अप्रैल सन 1930 को डांडी पहुंचे और प्रातःकाल वहां जाकर उन्होंने अपने हाथ से नमक बनाया। सभी लोग उनके साथ थे, सबने उनका समर्थन किया और इस प्रकार उन्होंने अंग्रेजों द्वारा चलाए गए नमक कानून को भंग कर दिया। इसी कारण वीरतावली में उन्हें नमक चोर कहा गया, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी सरकार की खिलाफत की और अपने देश में स्वयं अपना नमक बनाया अपने हाथ से, और यह सिद्ध किया कि हम इसके लिए आपके मुहताज नहीं। जब समुद्र हमारा, पानी हमारा, मेहनत हमारी, नमक हमारा, यानी कि उत्पादन भी हमारा और परिश्रम भी हमारा, तो फिर इसके लिए हम आपको टैक्स क्यों दें? इसी विचारधारा के कारण उन्होंने यह नमक कानून भंग किया और उनके भंग करने से और सारी जनता के साथ होने से यह सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से सफल हुआ और अंग्रेजों को नमक कानून समाप्त करना पड़ा। इसीलिए अपने हाथ से नमक बनाने के कारण, और चूंकि उस समय सरकार अंग्रेजों की थी, तो उनके कानून को भंग करने के कारण ही इस वीरतावली में महात्मा गांधी को नमक चोर कहा गया और इस प्रकार उनके व्यक्तित्व की तुलना सीधे श्री कृष्ण से की।
इस घटना को वो याद कर रहे थे तभी और याद करते हुए उन्होंने तभी स्तंभकार ने यानी कि लेखक ने तब कलाकार से प्रश्न किया, क्या इसीलिए नेताओं के कैलेंडर नहीं बनते? कैलेंडर कलाकार कहता है, मालूम नहीं, पर अब उनकी मांग नहीं। हमने भी नेताओं के बहुत कैलेंडर बनाए थे, पर अब कोई बनाने को कहता नहीं। कोई पार्टी कहती है तो उसके हिसाब से बना देते हैं। वैसे बाजार में नेता लोग अब नहीं चलते। कैलेंडर कलाकार कहता है कि मैं भी पहले राजनीतिक नेताओं के कैलेंडर बनाता था, लेकिन अब ये नहीं चलते। उसका कारण वह नहीं बता पाता। वह कहता है कि कारण कोई भी हो, लेकिन अब नेताओं के कैलेंडर लेना कोई पसंद नहीं करता, उनकी कोई डिमांड नहीं है, इसलिए अब हम नेताओं के कैलेंडर नहीं बनाते। देवी देवता वे भी अब नहीं चलते। स्तंभकार यानी लेखक प्रश्न करते हैं, तो फिर देवी देवताओं के चित्र? क्योंकि उन्होंने जिक्र किया है कि पहले महान व्यक्तित्वों, राष्ट्रीय नेताओं और देवी देवताओं के बहुत सारे चित्रों की बाढ़ सी आ जाती थी मार्केट में जब दिवाली आता था और लोग उन्हें घरों में लाकर सजाते थे। इसलिए दूसरा प्रश्न वह करता है कि ये ठीक है, अगर राजनेताओं का चरित्र व्यक्तित्व वैसा हमें नहीं लगता, हम नहीं लगाते, तो क्या देवी देवता के भी नहीं लगाते? तब कलाकार कहता है कि वे भी अब नहीं चलते, अर्थात उन लोगों के चित्र भी अब कोई लगाना पसंद नहीं करता। स्तंभकार को लक्ष्मी, गणेश, शिव, पार्वती, सीताराम, राधा कृष्ण, दुर्गा आदि के तमाम कैलेंडर याद आने लगे जो उसने बचपन में देखे थे और जो हर घर में कम से कम पूजा की कोठरी में जरूर लगे होते थे। लेखक कहते हैं कि उन्हें अपने बचपन की याद आती है जब सबके घरों में, लगभग सबके घरों में देवी देवताओं के चित्र हुआ करते थे, और यदि ड्राइंग रूम में नहीं हुआ करते थे तो कम से कम पूजा घर में तो हुआ करते थे। राम, सीता, शिव, पार्वती, गणेश, शंकर इत्यादि के चित्र सबके घरों में हुआ करते थे। वे क्यों नहीं चलते? धर्म तो बाजार से अभी गया नहीं। लेखक कलाकार से कहता है कि अभी मार्केट से धर्म तो नहीं गया, अर्थात अभी भी लोग पूजा पाठ करते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, तो फिर ऐसा क्यों अब देवी देवताओं के चित्र आप नहीं बनाते या वो मार्केट में नहीं चलते? शर्मा जी बोले, गया नहीं पर उसका सूरज ढल रहा है। अब धर्म में उतनी रोशनी नहीं। धर्मपरायण मध्यम वर्ग का दिल अब धर्म के नाम से दमकता नहीं, बुझा बुझा रहता है। उनके इस प्रश्न का उत्तर कलाकार के देने से पहले स्वयं शर्मा जी ने दिया। वे कहते हैं कि अब लोगों की आस्था धर्म में उतनी नहीं रही। अब धर्म का सूरज ढल सा रहा है। जितनी पवित्रता के साथ लोग धर्म को पहले अपनाते थे, अब मध्यम वर्ग में संभवतः धर्म की और धार्मिक मान्यताओं की उतनी जगह नहीं रह गई, उतना स्थान नहीं रह गया है। इसका क्या कारण है? आदमी अब धर्म और कर्मकांड से भीतर से उदासीन हो रहा है। यद्यपि अनेक कारणों से वह ऊपरी खाना पूरी किए रहता है। दिवाली पर गणेश, लक्ष्मी शायद इसीलिए कुछ घरों में आ जाते हैं, उस पुरानी आस्था के कारण नहीं। महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है? स्तंभकार ने कैलेंडर कलाकार से पूछा। जवाब मिला, वे तो और भी नहीं चलते। बात हल्की हो रही थी, प्रश्नोत्तर चल रहे थे। अब इस प्रश्न के उत्तर में कि धार्मिक कैलेंडर क्यों नहीं चलते, यानी देवी देवताओं के चित्र क्यों नहीं चलते, तब कलाकार उत्तर देता है कि आदमी अब धर्म और कर्मकांड के भीतर से उदासीन हो रहा है, यानी कि लोगों की अब उतनी आस्था नहीं है, वे उदासीन रहते हैं। शायद यही वजह है कि अब देवी देवताओं के कैलेंडर भी मार्केट में ज्यादा बिकते नहीं। यद्यपि अनेक कारण से ऊपरी खाना पूर्ति होती है। उसका कहना है कि ऐसा नहीं है कि धार्मिक कर्मकांड होते नहीं या लोग लेते नहीं, जरूर थोड़ी बहुत मात्रा में बिकते हैं ये कैलेंडर और लोग धार्मिक कर्मकांड करते भी हैं, पर उनमें पहले जैसी आस्था नहीं रही, जैसे हमारे पूर्वजों की आस्था होती थी, जैसे पहले के लोगों की आस्था होती थी। शायद इसीलिए उन्होंने, शर्मा जी ने कहा था कि धर्म का प्रकाश अब बुझा बुझा सा रहता है। वे तो और भी नहीं चलते। जब कलाकार से स्तंभकार प्रश्न करते हैं कि महापुरुषों और संतों के कैलेंडर का क्या हाल है, वे कहते हैं चलिए राजनेताओं को उनके व्यक्तित्व के कारण नहीं ज्यादा पूछा जाता और
देवी देवताओं को धार्मिक आस्था के कारण लोग अपनी अपनी आस्था के अनुसार ही लेते हैं या नहीं लेते हैं, लेकिन महापुरुष और संत तो सबके होते हैं। उनका जीवन तो पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए, प्राणी मात्र के लिए समर्पित रहता है, तब भला उनके चित्र क्यों नहीं चलते? कलाकार कहता है उनके तो और भी नहीं चलते। इसका मतलब है अब लोगों की उन संतों महात्माओं में भी रुचि नहीं रही जिनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं और जो समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, अपने ज्ञान का प्रयोग समाज के हित के लिए करते हैं। ऐसे उन संत मनीषियों के चित्र तो अब और भी नहीं चलते। स्तंभकार को विवेकानंद, रामतीर्थ, राणा प्रताप, शिवाजी, दयानंद आदि तमाम लोगों की याद आई जो घरों की दीवारों पर जरूर टंगे रहते थे, जहां अब क्रिकेट के खिलाड़ी और फिल्मी चेहरे चिपके होते हैं। कैलेंडर कलाकार से बातें करते हुए लेखक को फिर से अपना बचपन याद आता है, जब उनके घरों की दीवारों पर स्वामी विवेकानंद की बात हो रही है, स्वामी रामतीर्थ, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, शिवाजी और दयानंद सरस्वती इत्यादि महापुरुषों के चित्र टंगे होते थे। और उनका कहना है कि लगभग सबके घरों में ये चित्र मिला करते थे, सबकी दीवारों पर टंगे रहते थे। उन्होंने अपने मन की बात रखी है। आजकल लोग क्रिकेट से जुड़े लोगों यानी कि क्रिकेट के खिलाड़ियों और फिल्मी लोगों की यानी कि फिल्मी कलाकारों के चित्र अपने घरों में लगाना पसंद करते हैं, ना कि देवी देवताओं या संत महात्माओं के। महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो बन गए हैं। शर्मा जी उत्तर दे रहे हैं कि महापुरुष तो अब खिलाड़ी और फिल्मी हीरो बन गए हैं। जब तक उनका बाजार रहता है, घर की दीवारों पर ये चिपके रहते हैं, फिर उन पर उन्हीं के क्षेत्र के दूसरे चेहरे चिपक जाते हैं। एक अन्य बड़ा ही व्यवहारिक उदाहरण देते हुए शर्मा जी कहते हैं कि आजकल महापुरुषों की जगह इन क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों ने ले ली है, वह भी जब तक कि उनका बाजार चलता है। जैसे ही उनकी जगह फिर नए फिल्मी कलाकार या नए क्रिकेट खिलाड़ी आ जाते हैं, लोग पुराने को हटा देते हैं, उनका बाजार कम हो जाता है और जिनका बाजार चल रहा होता है, जिनका नाम और कार्य चल रहा होता है, उनके चित्र उन्हीं की जगह पर लगा देते हैं। इस प्रकार समाज की मान्यताएं हमारी बदलती जा रही हैं और लोग संतों महापुरुषों के स्थान पर क्रिकेट कलाकारों और फिल्मी सितारों के चित्र लगाना पसंद करते हैं, और वह भी किसी की पसंद स्थायी नहीं है। अर्थात जब जिसका नाम चलता है तब उसका चित्र लगा लेते हैं, फिर उन्हीं की जगह उन्हीं के क्षेत्र के कुछ नए लोग आ जाते हैं, उनका नाम होता है तो फिर उनके चित्र लगा लेते हैं। इस प्रकार उनका मार्केट भी स्थायी नहीं है। हाँ, उनकी जगह रोज नए नए जैसे जैसे कलाकार आते जाते हैं, वैसे ही उनके चित्र लोग अपने घरों में लगाते जाते हैं और पुराने उतारते जाते हैं। स्तंभकार सोचने लगा, कितना पतन हो गया है हमारे समाज का कि राजनैतिक नेता, संत महापुरुष, पौराणिक चरित्र, प्रकृति, देवी देवता सब दीवारों पर से उतर गए और श्रृंगारिकता का प्रदर्शन उन पर चढ़ गया। क्या यह समाज इतना कमजोर हो गया है? फिर उनके मन में यह प्रश्न उभरता है कि ओ, हमारे बचपन का समय कैसा था और आज का समय कैसा है? लोगों की मान्यताएं, उनकी दृष्टिकोण कैसे दिन पर दिन बदलते जा रहे हैं। अब लोगों के अंदर प्रकृति, क्योंकि लोग प्राकृतिक दृश्यों के चित्र भी लगाते हैं, तो उन सभी बातों को इन्होंने रखा है कि अब लोगों को प्रकृति, देवी देवताओं, पौराणिक चरित्रों, संतों महात्माओं और अपने महान राजनीतिक नेताओं, किसी में कोई आस्था नहीं रही। अब लोगों की आस्था केवल नए फैशन, नई श्रृंगारिकता में है कि जिसको जो अच्छा लगा, जो फिल्मी कलाकार अच्छे लगे, जो खिलाड़ी अच्छे लगे, उनके चित्र लगा लिया और बाद में जब नए आ गए तो उनका लगा लिया। क्या लोगों का नैतिक स्तर इतना गिर चुका है? क्या लोगों में सोचने समझने की और अपने आदर्शों को चुनने की इतनी भी शक्ति नहीं रही? क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि जब ये कैलेंडर घरों में लगे होते थे तो बच्चे प्रश्न अपने बड़ों से करते थे और उसके उत्तर में उनके विषय में जो जानकारी मिलती थी उससे अपने जीवन को संवारने की प्रेरणा प्राप्त करते थे। परंतु अब ऐसा नहीं। अब लोगों की मान्यताएं बदल चुकी हैं। शायद इसकी वजह उनका नैतिक स्तर है जिसका पतन हो चुका है, ऐसा हमारे लेखक सर्वेश्वर दयाल जी लगता है।
वे साफ लिखते हैं कि क्या यह समाज इतना कमजोर हो गया है। वे कहते हैं क्या हमारा समाज इतना कमजोर हो गया है, उसके नैतिक स्तर का पतन इतना कम हो गया है कि उसे यह भी नहीं पता कि हमें अपना आदर्श कैसा चुनना चाहिए, किनके व्यक्तित्व से हमें प्रेरणा लेना चाहिए। आगे वे कैलेंडर कलाकार से पुनः प्रश्न करते हैं, फिर आप क्या बनाते हैं अब? कैलेंडर कलाकार से स्तंभकार ने पूछा। वह काफी देर चुप रहा, फिर बोला, छिटपुट कोई पार्टी जो कह देती है वह बना देता। इस क्षेत्र में भी काफी प्रतियोगिता हो गई है। 100 से लेकर 2000 रुपए तक में कैलेंडर बनाने वाले मिल जाएंगे। मैं सेठों साहूकारों के यहाँ उनके घरों और मंदिरों में दीवारों पर काम करने लगा हूँ। उसी पर उनकी मर्जी से कुछ बना देता हूँ। यानी अब दीवार पर फड़फड़ाता नहीं, यानी अब कुछ दीवार पर फड़फड़ाता नहीं, उससे चिपका रहता है और पपड़ी के साथ गिर जाता है। शर्मा जी ने कहा। स्तंभकार को लगा कि सचमुच समाज की यही हालत हो गई है। यह कैलेंडर कलाकार भी फड़फड़ाना भूल गया है। सिमटते सिमटते अपने व्यवसाय में यहाँ आकर चिपक गया है, जहाँ नैतिक रूप से गिरने के सिवा कोई चारा नहीं। स्तंभकार जब कैलेंडर कलाकार से पूछते हैं कि अब आप क्या बनाते हैं, अब आप क्या बनाते हैं, क्योंकि अब तो समाज की ऐसी दशा है कि उन्हें कैलेंडरों की जरूरत नहीं। तब वे बताते हैं कि मैं लोगों के घरों में, उनके मंदिरों पर और उनकी दीवारों पर उनकी मनपसंद चित्र लगाता हूँ। अब राजनीतिक नेताओं के जो चित्र बनते हैं, जो कैलेंडर बनते हैं, उनमें भी बहुत प्रतियोगिता हो गई है और 100-200 रुपए से लेकर 2000 रुपए प्रति चित्र तक कलाकारों को मिलता है। जिसको जैसा काम रहता है, जिसका जैसा कार्य रहता है, वैसा वह चित्र बनाता है और आगे बढ़ता है और अपने लिए वह कहता है कि अब मैं साहूकारों और लोगों के घरों और मंदिरों पर जैसा वे चाहते हैं उनकी मर्जी का चित्र बना देता हूँ। एक बार फिर लेखक को लगता है कि वो हमारे समाज का नैतिक पतन वास्तव में तेजी से हो रहा है। शायद यही वजह है कि ये कैलेंडर कलाकार भी अब फड़फड़ाना भूल गया है। जैसे हमारे बचपन में चित्र फड़फड़ाते थे और अब उनकी जगह सिर्फ दीवारों पर पेंटिंग होती है, उसी तरह शायद अब इस कलाकार के जीवन में भी उसकी कला फड़फड़ा नहीं रही, वह सुप्त हो गई है। और इस प्रकार हमारे समाज के गिरते हुए नैतिक पतन पर चिंतित उस स्तंभकार के रूप में लेखक ने अपने विचार रखे। आशा है आप समझ पाए होंगे कि इस लेखक के द्वारा, इस कहानी के द्वारा, इस लेख के द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहे हैं कि हमें अपने घरों में उन्हीं चीज़ों से सजावट करनी चाहिए जिनसे हमें प्रेरणा मिले, हमारा नैतिक चरित्र ऊंचा हो, हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित रह सकें। यदि ऐसा नहीं हुआ तो धीरे धीरे वास्तव में समाज का पतन होता जाएगा, क्योंकि समाज का निर्माण नागरिकों के द्वारा ही होता है और एक अच्छे नागरिक बचपन से ही अच्छे चरित्र का निर्माण जब होता है तभी बन पाते हैं। एक शिशु ही बड़ा होकर अच्छा नागरिक बनता है, इसलिए बचपन से उसको ऐसी प्रेरणा मिलनी जरूरी है कि वह बड़ा होकर अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बन सके और एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व बनकर समाज को दिशा निर्देश दे सके। अगली कहानी में फिर एक नई शिक्षा, एक नई प्रेरणा के साथ आएंगे। तब तक प्रतीक्षा करें और इस लेसन से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न यदि आपके हृदय में है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। तब तक के लिए प्रतीक्षा करें।